हेलो देयर, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंट्रोडक्टरी आइडिया लेने की कोशिश करेंगे अबाउट अ प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके मेंबर्स में जनरली आप इंक्लूड कर सकते हैं बैक्टीरिया को, जो कि बिलोंग करते हैं मोनेरा के अंदर। आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन आल्गी। इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं माइकोप्लाज्मा को। अब माइकोप्लाज्मा बच्चों आपको याद रख के रखना है कि दे हैपन टू बी द स्मॉलेस्ट सेल दैट आर प्रेजेंट इन दिस इकोसिस्टम फॉर टाइम बिंग। अभी तक जब तक कोई नया नहीं मिल जाता है तब तक के लिए ये सबसे छोटे सेल्स हैं। इनकी साइज जो है अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है और ये इकलौते ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लैक्स सेल वॉल। अच्छा, इसके अलावा आप इंक्लूड कर सकते हैं, यू कैन इंक्लूड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रख के रखना है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि दे आर लाइक इनकी साइज जो है प्रोकैरियोट्स की बहुत ज्यादा छोटी है, स्मॉल साइज्ड है ये लोग, और बहुत ज्यादा स्पीड में ये लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैन डिवाइड रैपिडली, ठीक है, कैन डिवाइड रैपिडली। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास में एक कल्चर है, ठीक है, एक आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपने कुछ बैक्टीरिया डाल रखे हैं, तो आप देखोगे महज कुछ ही घंटों के अंदर ये पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब जो है बच्चों, ये इस बैक्टीरिया की कॉलोनी से भर जाएगी। ठीक है, तो ये लोग है ना डिवाइड बहुत जल्दी कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जहां पर एक सेल अपने आप को दो सेल्स के अंदर तब्दील कर लेवे। ठीक है, तो ये जो इवेंट होता है इसे कहा जाता है सेल डिवीजन। और प्रोकैरियोटिक सेल के लिए सेल डिवीजन का जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा होता है। नाउ ये बताने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है क्योंकि ये स्मॉल साइज्ड होते हैं, तो इनको देखने के लिए आपको चाहिए होता है क्या, इनको देखने के लिए आपको चाहिए होगा एक माइक्रोस्कोप। ठीक है, यू विल नीड अ माइक्रोस्कोप, इसलिए तो इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप लिख देता हूं मैं अच्छे से। ऑलराइट, नाउ अगर आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल को शेप में देखना हो तो यू कैन फाइंड देयर आर डाइवर्स शेप्स दीज गाइस कुड हैव। ओके, दे कुड हैव डिफरेंट डाइवर्स शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, मैं साइज के बारे में बहुत ज्यादा यहां पर चर्चा नहीं करने वाला इस वीडियो में, मैं बात करूंगा शेप के बारे में। तो अपने पास में ना अलग अलग तरह के शेप हो सकते हैं, जैसे कि बैसिलस हो सकता है। बैसिलस का मतलब होता है बच्चों रॉड शेप्ड। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड। ठीक है, वी कुड हैव अ बैक्टीरिया दैट आर रॉड शेप्ड एंड यू विल बी कॉलिंग दीज बैक्टीरिया एज बैसिलस। Similarly, you would have Vibrio. Vibrio are the bacteria, just a minute, Vibrio. Yeah, Vibrio are the bacteria that would appear to you as comma shaped. One of the classical example of this comma shaped bacteria is Vibrio cholerae, which can cause cholera. ठीक है, तो these are comma shaped organisms, in fact bacteria, comma shaped bacteria. देखिए, आप अनोखे में क्या कर सकते हैं, आप इनके एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। ठीक है, तो विब्रियो हो गया, फिर आपके पास में कौन हो सकता है, आपके पास में हो सकता है कोकस। कोकस के नाम से ही समझ में आता है इनका शेप कैसा होता है, कोकाई जैसा राउंड शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है इन लोग का, स्फेरिकल शेप होता है। और उसी के अलावा आपके पास में कुछ स्पाइरल शेप्ड ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरिलियम बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरिलियम, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, फिर एग्जाम्पल दे देंगे। स्पाइरिलियम, अच्छा, स्पाइरिलियम जो होते हैं कैसे होते हैं, ये ऐसे स्पाइरल शेप क्रीचर्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है बच्चों, इनका शेप होता है स्पाइरल शेप। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि बैसिलस का अपने पास में एग्जांपल आ जाएगा, बैसिलस सटलिस। बैसिलस सटलिस, माइक्रोबायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक माइक्रोब जो आपको रॉड शेप में दिखाया जाता है वो बैसिलस सटलिस होता है। फिर विब्रियो में मैंने आपको नाम दिया है विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरी इनफैक्ट। कोकस में आप एग्जांपल ले सकते हो स्टेफाइलोकोकस ओरियस।
स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये आपके स्किन का नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है। आप जो देखते हो कि आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, छोटी मोटी चोट लगने पर वो जो घाव आपका पक जाता है, येलो कलर का जो पस डेवलप होने लगता है, वो इस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, ठीक है। यूजुअली तो आपको बीमार नहीं कर रहा, बट अगर आपको थोड़े बहुत भी माइनर कट्स लगे हैं तो ये बैक्टीरिया जो है ये आपके बॉडी के अंदर घुस सकता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और स्पाइरोलियम के एग्जाम्पल में आता है स्पाइरोकीट, ये यूजुअली आपको आपके दांतों के अंदर देखने मिल जाता है। ऑलराइट, तो स्पाइरोकीट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कुड बी फाउंड इन योर टीथ। ऑलराइट, नाउ आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी तो बहुत सारी है, बट स्ट्रक्चरली लगभग सभी के सभी माइक्रोब्स जो होंगे, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, मोस्टली स्ट्रक्चरली आर सिमिलर, ठीक है। हाँ, इनके जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी स्ट्रक्चर इनका कैसा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं देखूंगा ज्यादातर जो ये में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, एक अच्छी खासी सेल वॉल होती है, possesses सेल वॉल। नाउ डिपेंडिंग कि इनकी सेल वॉल कैसी है, मतलब ये एक मोटी सेल वॉल है या एक पतली सेल वॉल है, मैं क्या देख पाऊंगा कि ये जो सेल वॉल के बेसिस पर इनकी सेल की कवरिंग जो है, उसके बेसिस पर मैं माइक्रोब्स को दो कैटेगरी में बांट सकता हूं। वो कैसे किया जाता है, वो किया जाता है ग्राम्स स्टेनिंग के द्वारा। एक तरीका है कलर करने का माइक्रोब्स को, उसे कहते हैं ग्राम्स स्टेनिंग, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन करने का जो कैरेक्टर जो मेन बेसिक पॉइंट आप लेते हो कैरेक्टराइज करने के लिए उनको, वो होती है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर आपको कुछ स्टेप्स अपनाने होते हैं, उसको अपन लोग ब्रीफली यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको ले लेना है आपका बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है। आपके पास में आ गया आपका बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर का मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया का सैंपल हो गया, ठीक है। आपको इस बैक्टीरिया के सैंपल के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करना है, आपको है ना, आपकी बैक्टीरियल कल्चर को ले लेना है आपकी स्लाइड के ऊपर। तो ये आपकी स्लाइड आ गई, ठीक है। इस स्लाइड के ऊपर आपको आपके सैंपल को ऐसे फैला देना है और इसको हीट फिक्स करना है। हीट फिक्स का मतलब क्या होता है, स्लाइड को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बर्नर के ऊपर रख के गर्म कर देंगे और इसके ऊपर हम लोग डालेंगे क्रिस्टल वायलेट नाम का एक कलर। क्रिस्टल वायलेट नाम का एक डाई होता है, वो इसके ऊपर अपन ऐड करेंगे। ये करने के बाद में क्या करना है, अपने को अपनी स्लाइड को वॉश करना है, वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर। मैं यहाँ पे DW लिख रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे DW का मतलब क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। तो पहले आपने आपके स्लाइड के ऊपर कल्चर को लिया, उसको हीट फिक्स किया, क्रिस्टल वायलेट डाला, फिर आपने क्या करना है, उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आप वापस क्या करने वाले, आप इसके अंदर ऐड कर देंगे आयोडीन, ठीक है। आयोडीन डाला, फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको वॉश करना है डिस्टिल्ड वाटर के साथ में, वॉश विथ DW मतलब डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, ये वॉश करने के बाद में आपने क्या करना है, इस बार आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड करना है इथेनॉल। क्या ऐड करना है, इथेनॉल, ठीक है। किसके ऊपर कर रहे हैं ये सब हमारी स्लाइड के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। इथेनॉल कर सकते हो, अगर आपके पास इथेनॉल अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर एसीटोन को भी ऐड कर सकते हो। ये किया, उसके बाद में फिर से क्या करना है, वॉश करना है। वॉश का मतलब रगड़ के साफ नहीं करना, ठीक है ना, स्लाइड को पानी के अंदर डिप करना है। तो वॉश विथ फिर से क्या हो गया, डिस्टिल वाटर मतलब DW। और इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप करेंगे इसको थोड़ा सा एक नए तरीके से, नया इसके ऊपर केमिकल ऐड करना है आपको, नई आपके डाई ऐड करनी है। यहाँ पर डाई का नाम है सैफ्रेनिन, ठीक है। सैफ्रेनिन ऐड कर दिया, उसके बाद में आपने क्या करना है, फिर से इसको वॉश करना है, वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, ये वॉश किया आपने जब, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको आपकी स्लाइड को ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसे ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप में इसे क्या करने वाले हैं, आप ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो एक बार फिर से इसको पूरे के पूरे प्रक्रिया को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने आपकी स्लाइड के अंदर क्या कर दिया, आपका कल्चर ऐड किया। आपने कल्चर ऐड करने के बाद में इसे क्या करना है, हीट फिक्स कर देना है। उससे क्या होगा कि जब आप वॉश करेंगे ना, तो ये माइक्रोब नहीं धुल जाएंगे, ये नहीं धुलेंगे, ठीक है। आप जब स्टेन डालोगे तो पानी में जब रिस्क करेंगे तो खाली और खाली आपका जो स्टेन है वो उतरेगा, माइक्रोब यहाँ से नहीं धुलने वाले, इसलिए आपने उसको हीट फिक्स किया है। वाइवा में ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हीट फिक्स कर लिया, उसके बाद में हमने क्या करना है, हमने ऐड करनी है क्रिस्टल वायलेट।
क्रिस्टल वायलेट ऐड करने के बाद में फिर से थोड़ी देर रख के रखना है और फिर इसे रिंस करना है। वापस आयोडीन डालेंगे 1 मिनट जितना, फिर रिंस करेंगे, फिर इथेनॉल डालेंगे 10 से 30 सेकंड के लिए और फिर रिंस करना है। फिर सैफरन डालना है 30 से 60 सेकंड तक, उसके बाद में वापस रिंस कर दो, सुखाओ, ड्राई आई मीन आपके स्लाइड को सुखाओ और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 2 तरह के कलर मिल सकते हैं, ठीक है। एक कलर आपको मिलेगा जो होगा पर्पल जैसा कुछ, ठीक है। एक कलर आपको मिल सकता है पर्पल बैक्टीरिया का। दूसरा कलर आपको कौन सा मिल सकता है? दूसरा कलर आपको मिल सकता है पिंक कलर जैसा कुछ। नाउ वेयर इज दिस पिंक कलर? या देयर इज दिस पिंक कलर, ऑलराइट। सो यू कैन आइदर फाइंड अ पर्पल कलर और यू कैन फाइंड पिंक कलर इन योर स्लाइड, ठीक है। 2 तरह के कलर आपको मिल सकते हैं, या तो आपको पर्पल कलर मिलेगा या तो पिंक मिलेगा, या फिर दोनों कलर मिल सकते हैं। अगर आपको पर्पल कलर मिल रहा है तो ऐसे बैक्टीरिया को आपको कहना है ग्राम्स पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर आपको पिंक कलर मिल रहा है तो ऐसे बैक्टीरिया को आप कह देंगे ग्राम्स नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑलराइट। तो आपके पास में 2 तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। चलिए, ये ग्राम स्टेनिंग की बात हो गई। अब वापस हम लोग हमारे माइक्रोब के ऊपर आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर आते हैं। तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चों सबसे आउटर पार्ट जो होता है वो होती है सेल वॉल, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनवेलोप्स भी होते हैं जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ सेल वॉल। सेल वॉल से अंदर जाएंगे तो आपको एक नया स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा। ये प्लांट और एनिमल सेल के अंदर भी होता है, इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप इसको सेल इनफैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ऑलराइट। अब ये बहुत काम की बात है, ये बहुत काम की बात है बच्चों। वो क्या है कि ये जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये है इसका डीएनए, ठीक है। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है बच्चों? बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो होता है एक सिंगल क्रोमोसोम के रूप में, सिंगल क्रोमोसोम के रूप में होता है। और यहां पर जो बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया के अंदर जो आपको डीएनए देखने मिलता है वो होता है सर्कुलर डीएनए, ठीक है। वो कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए। बाकी सारे के जो आप देखेंगे डीएनए वो लीनियर डीएनए होते हैं। इंसानों का डीएनए जो है वो लीनियर डीएनए है, बट बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इनफैक्ट किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है नेचर में। हाँ, एक बहुत काम की बात यह है कि इस डीएनए के ऊपर आपको है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने मिलती, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो मैं क्या देखता हूं कि जो बैक्टीरियल डीएनए है वो और जो साइटोप्लाज्म है इस बैक्टीरिया का, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म है, मैं बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल अल्टरनेटिवली यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो एवरी टाइम आई स्पीक दिस बैक्टीरियल सेल आई वांट यू टू टेक इट एज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। तो जब मैं बोल रहा हूं बैक्टीरिया तो मैं साइनोबैक्टीरिया और ये माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ इन तीनों के बारे में ही बात कर रहा हूं एक साथ में, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हाँ, तो बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ऑलराइट, बिकॉज nuclear membrane in case of a prokaryotic cell is absent, so I will find that the genetic material and the cytoplasm will be in direct contact with one another, ठीक है ना। अब क्या देख रहे हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उसके वजह से क्या हो रहा है? उसके वजह से मेरे बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है, मेरे प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, इनफैक्ट जेनेटिक मटेरियल है, और जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है जहां पर जेनेटिक मटेरियल देखने मिलता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, ऑलराइट। अच्छा, एक और काम की चीज, यहां पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि राइबोसोम। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो क्या होते हैं बच्चों? एब्सेंट होते हैं। सो देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ऑलराइट। इतना किस्सा क्लियर है एकदम? इतना किस्सा एकदम क्लियर है? हाँ, यहां पर बच्चों आपको क्या देखने मिल जाएगा? आपको देखने मिल जाएगा राइबोसोम नामक ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है तो ये जिंदा कैसे रहता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे करता है अपनी पूरी? तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? प्रोटोन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। क्या एस्टैब्लिश करते हैं? प्रोटोन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करते हैं। और प्रोटोन ग्रेडियंट इनके लिए क्या बनता है? इनके लिए बनता है एनर्जी का सोर्स। मतलब क्या होगा? आपने अगर फोटोसिंथेसिस में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे हाइड्रोजन ये लोग पहले बनाएंगे, उन हाइड्रोजन को पंप कर देंगे,
ठीक है, अब अंदर हाइड्रोजन कम हो गया और बाहर हाइड्रोजन की मात्रा जो थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो जब ये बाहर से हाइड्रोजन अंदर लेता है, जब बाहर से हाइड्रोजन अंदर लेता है, उस दरमियान ये लोग एटीपी प्रोड्यूस कर पाते हैं और उस एटीपी से ये लोग अपना गुजारा करते हैं। चलिए, इतना किस्सा क्लियर हुआ, इतना किस्सा क्लियर हुआ, चलो बधाई हो आपको। अब इसके अलावा आप क्या देखेंगे, जो इनका जीनोमिक डीएनए था, ये जो अंदर आप डीएनए देख रहे हैं ना, ये वाला डीएनए, इस डीएनए को हम लोग कौन सा डीएनए बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जीनोमिक डीएनए, अ बैक्टीरियल सेल, लाइक here I'll draw another bacterial cell. I want you to understand this thing very thoroughly, क्योंकि ये आगे जाकर के आपके बहुत काम में लगने वाला है। अगर आप लोअर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आई मीन 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, तो ये आपको इंट्रोडक्टरी आइडिया दे देगा, ठीक है। और अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो ये बच्चों का खेल होगा, ठीक है। ये सेल वॉल हो गई, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गई, मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ सेल वॉल, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये अपना जेनोमिक डीएनए हो गया, ये हमारे सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, सेल का जो फंक्शनल एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा ना सेल के पास में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर मटेरियल होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया के पास में दो तरह का डीएनए होता है, बैक्टीरिया के पास में दो तरह का डीएनए होता है, एक होता है प्लाज्मिड डीएनए और दूसरा होता है ये जो आप देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए जो है वो बैक्टीरिया की फंक्शनैलिटी को रेगुलेट करेगा, जो मेटाबॉलिक रेट है, जो सेलुलर एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करेगा, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। दूसरा होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। क्या है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के कुछ फीचर्स अपन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपको बहुत काम में लगने वाला है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में है तो 12th में तो आपको भाई ये पूरा का पूरा एक चैप्टर लेके बैठा है बायोटेक्नोलॉजी का, ये प्लाज्मिड, ठीक है। और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको पता ही है भाई, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा जीवन आपका इस पे चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी, तो ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। जीनोमिक डीएनए के बाहर एक दूसरा डीएनए है, उसको प्लाज्मिड बोला गया है, ठीक है। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ जीनोमिक डीएनए, ठीक है। जीनोमिक डीएनए, अच्छा डीएनए कैपिटल में लिखना है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंटिटी है, इसका मतलब इसको रेप्लिकेट करने के लिए जीनोम की जरूरत नहीं है, ये अपनी मर्जी से रेप्लिकेट कर सकता है। और ये क्या करता है, ये ना कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को, ठीक है। ये क्या करता है, कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से दो फीचर मैं आपको यहां पे बताऊंगा। पहला फीचर जो ये प्रोवाइड करता है हमारे बैक्टीरियल सेल को बच्चों, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यूजुअली जो बैक्टीरिया होते हैं अगर उनको एंटीबायोटिक दी जाती है तो एंटीबायोटिक के इन्फ्लुएंस में आके बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तभी तो डॉक्टर आपको क्या करता है, जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। बट अगर आपके पास में, आपके बैक्टीरिया के पास में ये प्लाज्मिड है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर सकता है, तो हम क्या देखेंगे, बैक्टीरिया नहीं मरता। तो बैक्टीरिया के लिए तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का होना प्लाज्मिड के द्वारा अच्छा है, बट आपके लिए खराब है, क्योंकि ये मरेंगे नहीं। अब ये मरेंगे नहीं तो आपकी हालत खराब कर देंगे, ठीक है। एक तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और दूसरा ये प्रोवाइड कर सकता है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे बैक्टीरिया को बीमार करने की एबिलिटी देता है, ठीक है। आप देखते हैं ना कि आप बीमार हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ये प्लाज्मिड होते हैं जो उनको बीमार होने की, बीमार करने की एबिलिटी देते हैं। यूजुअली बैक्टीरिया खुद तो आपको बीमार नहीं कर पाते, बट अगर उनके पास ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो आपको बीमार कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल इसी प्लाज्मिड को यूज करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, एक अलग वीडियो बना दूंगा जहां पे आप ध्यान में रख पाएंगे कि ये प्लाज्मिड ने किया क्या है। एक आइडिया दे देता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन में जो बैक्टीरियल सेल होती है वो क्या होती है, इस प्लाज्मिड को लेती है और एक एडिशनल प्रॉपर्टी डेवलप कर लेती है।
जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया था, ठीक है, ये बैक्टीरिया नॉर्मल था, ये नॉन पैथोजेनिक था, बट अगर मैं इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया के अंदर डाल देता हूँ जिसके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, पैथोजेनेसिटी की, तब ये बैक्टीरिया क्या करने लग जाएगा, जहां पर भी इंफेक्शन करेगा उसको बीमार कर देगा। पहले ये बीमार नहीं कर पा रहा था, पहले नॉन पैथोजेनिक था, अब प्लाज्मिड टेकअप कर लिया इसने तो ये पैथोजन बन चुका है। तो ये जो एबिलिटी होती है बैक्टीरिया को मॉडिफाई करने की, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है प्लाज्मिड को यूज करके आजकल जेनेटिक्स के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, एक पूरी की पूरी एक फील्ड बनी हुई है बच्चों। चलिए, इतना किस्सा क्लियर हो गया आपको, इतना किस्सा क्लियर हो गया। अगर इतना किस्सा क्लियर हुआ है तो वीडियो के एंड पे पहुंच रहे हैं हम लोग, और यहां पर ना अपन लोग थोड़ी सी इस सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस सेल मेम्ब्रेन को, है ना। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या करती है बच्चों, अंदर की तरफ थोड़े से ऐसे इनफोल्डिंग्स डेवलप कर लेती है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ थोड़े से इनफोल्डिंग्स डेवलप कर लेती है। इन इनफोल्डिंग्स को कहा जाता है मीजोजोम। दीज इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं, मीजोजोम। मीजोजोम क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, इसका मेजर काम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन करवाना एंड डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू डॉटर सेल्स। आप देखते होगे ना कि डीएनए जो है वो डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर डॉटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है, तो वो जो डिवाइड करके बांटने का जो काम है वो किसका है, वो काम है इस मीजोजोम का। इसके अलावा मीजोजोम और क्या कर सकता है, मीजोजोम जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल को जब सेल वॉल बनानी होगी तो सेल वॉल फॉर्मेशन में ये मदद करता है। इसके अलावा इट विल ऑल्सो हेल्प द माइक्रोबियल सेल, द बैक्टीरियल सेल फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि इसने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या है, उतना ज़्यादा क्या है, ये ज़्यादा रेस्पिरेशन कर पाएंगे। चलिए, इतनी बात बराबर है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस वीडियो को थोड़ा सा, इस पूरे की पूरी स्क्रीन को मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप पूरे के पूरे को एक साथ में देख सकें। मैं चाहूँगा आपको चाहिए आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा। अगर पूरा वीडियो वापस देख सकते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आपने लिखते हुए नोट्स बनाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाई है तो आप क्या करिए, आपकी स्क्रीन को पॉज करिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सेल एनवेलोप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। फिलहाल मैं आपको क्लास 11th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर, अब तो नई बुक में चैप्टर भी चेंज हो गए बहुत सारे, सेल के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सेल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं, द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको 11th का भी बहुत सारा चीज़ कवर किया है, मैंने बीएससी लेवल की भी बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और अगर आपको लगता है कि गौरव ट्यूटोरियल्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है फ्यूचर में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप कोई भी वीडियो कहीं से भी देखें बट आप नोट्स जरूर बनाएं। नीट वीट के नाम पे लोगों को बहुत सारा कुछ भी चिपकाया जा रहा है। भगवत गीता, कुरान, बाइबल जो कुछ है वो आपकी एनसीईआरटी है, पहले एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मेरा फोकस पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर है। हाँ, जहाँ पर लगेगा कि कुछ काम की चीज़ें हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। मिलता हूँ मैं आपके साथ अगले वीडियो में, आपके लिए अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड गॉड ब्लेस यू।